अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे CS201 लेक्चर नंबर 33। लेक्चर नंबर 33 में वही हमारे पास टॉपिक्स कंटिन्यू है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ही हमारे सामने हमारे पास मतलब हमारा कंटिन्यू है। ओके, और जो इस लेक्चर के अंदर हम जो ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे वो होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, वो कौन सा होगा? असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे दिस पॉइंटर को और सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे, और हम दिस पॉइंटर को एक फंक्शन से भी रिटर्न करेंगे। उसके अलावा हम कन्वर्जन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने पीछे किया, ऐड, असाइनमेंट और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारा हमने किया था पीछे। ठीक है, तो वही हमारा टॉपिक कंटिन्यू है। ओके, अब इसको करने से पहले मैंने आपको एक चीज़ पढ़ानी है, वो है जी हमारे पास स्ट्रिंग क्लास। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की क्लास बनाऊंगा। ठीक है, कौन सी? स्ट्रिंग की क्लास। तो मैंने कहा क्लास स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग वो वाली मत समझ लेना जो हमारे पास डेटा टाइप है ना स्ट्रिंग, वो वाली स्ट्रिंग ये ना समझ लेना। वो स्ट्रिंग स्मॉल लेटर्स में, ये है जी कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, ओके, तो वो स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन आपका जो बिहेवियर होता है उस स्ट्रिंग का, वो बेसिकली आपके पास वो स्ट्रिंग क्लास है C++ में, ये हमारे पास स्ट्रिंग क्लास और है, लेकिन उसका जो बिहेवियर होता है ना वो इंटरनली कुछ इस तरह का होता है जो आपको अभी कोड करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर एरे लूँगा। सबसे पहले मैंने कहा कैरेक्टर STR के नाम से एक एरे ले लो, और उसका जो साइज़ है वो कह दो फॉर एग्जांपल 20 साइज़ है उसका। ठीक है, और पब्लिकली मैंने इसको कहा आप क्या करो, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाओ एक। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने कहा इसमें रख दो एक एम्प्टी स्ट्रिंग। अब इस तरह करते तो ये हमें एरर देता है, आपको पता है। मैंने आपको चीज़ पढ़ाई थी स्ट्रिंग हैंडलिंग या कैरेक्टर हैंडलिंग। मैंने कहा हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मैं इसको डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकता इस तरह कोई भी वैल्यू, मैं इसको करूँगा किसके थ्रू? strcpy। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर नंबर 17 लिया तो आपको आइडिया हो गया होगा। strcpy मैं इसको कहूँगा str जो है ना मेरे पास, उसमें रख दो एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये इस तरह, ये कुछ इंटरनली कुछ इस तरह कर रहा होगा हमारा कंपाइलर। ठीक है, इंटरनली हमारा कंपाइलर इसको कुछ इस तरह ट्रीट कर रहा होगा। जो मैंने अभी ये चीज़ लिखी ना, इंटरनली हमारा कंपाइलर इसको इस तरह ट्रीट कर रहा होगा, हम खुद से ये चीज़ नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग, और उसको मैंने कहा कैरेक्टर, इसको मैंने कहा एस। ठीक है, यहाँ पे मुझे, मैं इसको साइज दूँ या ना दूँ मेरी मर्जी, मैं इसको ऐसे बना के भी छोड़ सकता हूँ, जैसे मैंने एरेज को पढ़ाया था आपको कि फंक्शन में एरेज को हम किस तरह पास करते होते हैं, इसी तरह हम इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा अब दोबारा वही काम str=s मैं ये नहीं कर सकता, मैंने कहना है कंपाइलर को कि भाई तुम ये काम करो। कैसे कहना है? मैंने कहा यहाँ पे यूज़ करो strcpy फंक्शन, और str जो मेरा क्लास का है उसमें ये s को रख दो। ठीक है, तो इस तरह करके हमारा कंपाइलर इसको ट्रीट कर रहा होगा, इस तरह ये चला देगा। ओके, तो ये देखो ये सही सक्सेसफुली रन हो रहा है। ओके, तो दूसरी बात ये होगी, अब एक और मैं यहाँ पे फंक्शन लूँगा, वो क्या करेगा? वो आपको डिस्प्ले कर देगा, डिस्प्ले करेगा वो क्या? सिर्फ और सिर्फ str को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ओके, उसके बाद मैं नीचे गया, मैंने कहा स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर 26 लिया है तो आपको बताया मैंने इनिशियलाइजेशन पॉसिबल है इन केस ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर तो एक है तो उस केस में आप लोगों ने सिंपल लिख देना है, अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, एक से ज़्यादा आपके पास चीज़ें, तो आप लोगों ने यही काम करना है, ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। जैसे हमने स्ट्रक्चर्स की इनिशियलाइजेशन पढ़ी थी ना, इस तरह क्लासेस की भी इनिशियलाइजेशन होती है। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि आपको पता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इस तरह करके यहाँ पे उसको वैल्यू दे दो। तो मैंने कहा यहाँ पे दिस इज फर्स्ट स्ट्रिंग, ये कर लो आप तो भी चल जाना है। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपको पता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? उसके बाद आप ये कर लो तो भी चल जाना। ठीक है, तो भी चल जाना स्ट्रिंग। ओके, दिस इज फर्स्ट स्ट्रिंग। अब जो आपके पास वार्निंग आ रही है ना, वो उसका सोल्यूशन क्या है? अब मैंने आपको बताया था कि हम कैरेक्टर अरे में इस तरह डायरेक्टली नहीं कर सकते, अब इसको हम कॉन्स्ट करते होते हैं, लेकिन कॉन्स्ट करने से इसका डिफरेंस ये होगा कि हम इसको कुछ भी असाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे ये देखो, इसको असाइनमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें कॉन्स्ट जो है ना इसको असाइन करने नहीं देगा, लेकिन हमने कहा हमने इसको कॉन्स्ट किया है ना,
तो जो हम इसको कॉन्स कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी इसको भी कॉन्स कर दो, ठीक है, ताकि डिफरेंस ना हो, ठीक है। लेकिन फिर भी एरर कहाँ पे है, एरर यहाँ पे है भाई कि इसको हम कुछ भी असाइन नहीं कर सकते। तो उसका सोल्यूशन क्या है भाई, हम इसको असाइन भी करें, हमारे पास वार्निंग भी ना आए। उस केस में क्या था, आपको डायरेक्टली सिंपल आप कॉन्स लिखते थे, मसला हल हो जाता था, राइट। इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर आपको याद हो कैरेक्टर स्टैरिक्स एस, या फिर कह लो कि स्टैरिक्स एस, फिलहाल स्टैरिक्स एस समझो, ठीक है, इज इक्वल टू मैंने कहा तैमूर। अब ये जो आपके पास, इसको फिलहाल हटाता हूँ यहाँ पे ऐसे, ये जो आपके पास वार्निंग आ रही ना, इसको हटाने के लिए हम क्या करते थे, हम यहाँ पे कॉन्स्ट लगाते थे, राइट। तो वो वार्निंग ख़त्म हो जाती थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस केस में इसका क्या सोल्यूशन है कि इस वार्निंग को हटाया जा सके, इस वार्निंग को हटाया जा सके, इसका सोल्यूशन क्या है। तो मैंने कहा सिंपल सोल्यूशन है भाई, आप लोगों ने यहाँ पे आना है, यहाँ पे हैश इंक्लूड के बाद आप लोगों ने लिखना है हैश प्रैग्मा, हैश PRAGMA, प्रैग्मा, ठीक है, हैश प्रैग्मा GCC। अब ये GCC मतलब C++ का कंपाइलर है, डायजोनोस्टिक इग्नोर्ड और डबल कोट्स के अंदर आप लोगों ने, अब वार्निंग देखो सबसे पहले यहाँ पे, एक मिनट रुको, इसको मैं फिलहाल कमेंट करता हूँ। वार्निंग को देखना, वार्निंग क्या आ रही है, वार्निंग में क्या लिखा हुआ है, ये लास्ट पे देखो, वार्निंग में क्या लिखा हुआ है, -w राइट -strings। तो आप लोगों ने उसको यहाँ पे लिखना है। मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अब यहाँ पे वो जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखे ना, जो वार्निंग आती है उसको हम इस तरह लिखते होते हैं इन केस ऑफ कैरेक्टर अरे। तो मैंने कहा -WRITE, फिर हमारे पास ये -strings, क्या स्ट्रिंग्स, ओके। तो अब रन करो, तो अब वार्निंग नहीं आएगी, ठीक है। तो इस केस में आप लोग कुछ इस तरह करोगे, क्योंकि हम इसको कॉन्स्ट तो कर नहीं सकते। कॉन्स्ट का मतलब है कि सम टाइम, उसी टाइम पे उसको इनिशियलाइजेशन करो, लेकिन हम इसकी इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम इसकी कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको असाइन कर रहे हैं। तो वो उसको वो नहीं करने देगा, क्योंकि हम कांस्टेंट आपको असाइनमेंट पॉसिबल नहीं करने देता, ठीक है। तो अब इस केस में ये एरर नहीं है, ठीक है, ओके जी। तो चलो, इसके बाद मैंने एक और स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू दिस, मैंने कहा दिस इज सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है, दिस इज सेकंड स्ट्रिंग, ओके। ये सारा कुछ चल रहा है। अब ये देखो, आपको पढ़ाया गया है असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना। अब आपको एक और चीज़ बता दूं, हम ओवरलोड करेंगे, कब करेंगे वो भी बताऊंगा। एक और चीज़ बताऊं आपको कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कंपाइलर खुद कर देता होता है, प्रीमिटिव डेटा टाइप्स के लिए भी और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के लिए भी। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स कौन सी आपके पास, आपके क्लास के ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने कहा s1 इज इक्वल टू s2। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा s1 डॉट डिस्प्ले, मैंने s1 को डिस्प्ले किया, फिर मैंने कहा s2 डॉट डिस्प्ले, s2 को भी डिस्प्ले कर लिया, ठीक है। रन किया तो मेरे पास s1 में क्या आया, s1 में क्या आया, दिस इज़ फर्स्ट स्ट्रिंग, और ये क्या है, दिस इज सेकंड स्ट्रिंग। मैं आपको ना यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, सी आउट, इसका मैं कहूँगा जी s1 इज इक्वल टू, ठीक है, ओके। और इसी तरह मैंने यहाँ पे कह दिया, इसको डिस्प्ले करने से पहले मैंने कहा सी आउट s2 इज इक्वल टू, ताकि आपको सही से क्लियरेंस हो सके, ठीक है, ओके। अब देखो मैंने इसको रन किया, तो आपके पास s1 में क्या आया, दिस इज फर्स्ट स्ट्रिंग, यहाँ पे देखो, और s2 में क्या आया, दिस इज सेकंड स्ट्रिंग। अब मैंने जो s2 में पढ़ा हुआ था ना, वो मैंने असाइन कर दिया s1 को। ये विदाउट ओवरलोडिंग एन ऑपरेटर है, अभी हमने ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया, उसको ओवरलोड किए बगैर हमने ये सब कुछ किया है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है उस केस में, ओके, हमारा कंपाइलर अलाउ करता है। अब इसको ओवरलोड करने की ज़रूरत कब पड़ती है मैं बताऊंगा आपको। अब देखो मैंने अगर यहाँ पे s1 को डिस्प्ले किया ना, s1 को डिस्प्ले किया, मैंने यहाँ पे कहा सी आउट s1 इज इक्वल टू, ठीक है, इसको सी आउट में यहाँ पे थोड़ा ना एंटर लगा देता हूँ तो किसी से समझ आए। अब s1 में चला हुआ है, s2 रखा हुआ है मैंने, s2 में क्या पड़ा हुआ है, दिस इज सेकंड स्ट्रिंग। तो अब s1 को भी मिल गया है दिस इज सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि वो उसको वैल्यू असाइन हो चुकी है। यहाँ पे देखो आपके पास क्या आया, दिस इज सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है जी, ओके ओके। अब वो सेकंड स्ट्रिंग इस कैरेक्टर्स में पूरा नहीं आ रहा, मतलब वो जी उसका नहीं आ रहा, तो मैं इसका थोड़ा ना साइज़ बढ़ा देता हूँ, ये इसका मसला बड़ा होता है ये, ठीक है। अब देखो अब पूरा आपके पास नज़र आएगा आपको, दिस इज सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है, ओके। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। इस आपको कंसेप्ट समझाना, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कंपाइलर खुद कर देता है, हमें क्या ज़रूरत है इसको करने की भाई,
लेकिन मैंने कहा हमें ज़रूरत पड़ती है। कब पड़ती है बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ओवरलोड करूँगा। ओवरलोड करने के लिए मैं अब अभी के लिए वॉइड रिटर्न टाइप ले रहा हूँ। वॉइड मैंने कहा ऑपरेटर, ठीक है। फिर ऑपरेटर सिंबल बताई जिसको मैंने ओवरलोड करना है, और मैंने राइट हैंड साइड ऑपरेंड बताना है इन केस ऑफ क्लास मेंबर फंक्शन। अगर नॉन मेंबर फंक्शन है तो मैंने इसको दो ऑपरेंड देने हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड, एक होता है राइट हैंड साइड ऑपरेंड। लेकिन ये क्लास मेंबर फंक्शन है तो मैंने इसको एक ही ऑपरेंड देना है। तो मेरी क्लास का नेम क्या है, स्ट्रिंग, ओके। और मैंने रेफरेंस भेजना है उसका, ठीक है। ये मैंने डिक्लेयर किया, इसको आउटसाइड द क्लास डिफाइन करूँगा। आपको मैंने 26-27 लेक्चर में बताया था, आपको आइडिया होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया कि ये किस तरह हम करते होते हैं, ठीक है, ओके। 26 और 27 मेरा लेक्चर आप लोगों ने लिया, तो आपको पता है फंक्शन को अंदर डिफाइन करना और आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर इनसाइड द क्लास करना और डिफाइन आउटसाइड द क्लास कैसे करते होते हैं। तो पहले मैंने लिखना है रिटर्न टाइप, फिर मैंने लिखना है हमारी क्लास का नेम, वो क्या है, स्ट्रिंग। उसके बाद मैंने लगाना है कोलन कोलन, और मेरे सामने ये सारी चीज़ें आएंगी। अब जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है उसको मैंने यहाँ पे लेना है। तो मैंने कहा मैंने अब ऑपरेटर को लेना है जिसको मैंने जस्ट डिक्लेयर करके छोड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा ऑपरेटर, ओके, स्ट्रिंग रेफरेंस। अब ये मेरे पास जो होगा वो होगा राइट हैंड साइड ऑपरेंड। मैंने इसको राइट बोल दिया, ठीक है, ओके, राइट बोल दिया। अब देखो मैंने कहा str, वही बात cpy, मेरे पास जो है हमारे पास str, ये वाला str, उसमें रख दो किसको, राइट हैंड साइड के str को। तो मैंने कहा राइट ऑब्जेक्ट है ना मेरे पास, उसमें जाओ, उसमें जो str बड़ा उसको रख दो। बस ये आपका पास आपका ऑपरेटर ओवरलोड इस तरह होगा। ये एक और लंबी इसकी मतलब थोड़ी सी डिटेल है, आपको बताऊंगा जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के ऊपर बात करेंगे तब होगा। अब ये देखो सिंपल चल रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा, आपको सक्सेसफुली रन हो रहा है, ओके। देखो वही काम हो रहा है, कोई मसला नहीं इसका इतना, ठीक है। अब एक और चीज़, अगर आप लोग ये करते हो कैरेक्टर एरे की बजाय आप कैरेक्टर पॉइंटर को करते हो स्टैरिक्स डॉट एस टी आर, कैरेक्टर स्टैरिक्स डॉट स्टैरिक्स एस टी आर, और आप सिंपल यहाँ पे ये नहीं करते, फिर आप ये चीज़ कर लो एस टी आर सी पी वाई लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे चीज़ असाइन कर सकता हूँ। तो मैं इसको कहूँगा ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। मैं अभी को एस टी आर सी पी वाई अभी के लिए हटा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने कहा एस टी आर में रख दो ये वाला एस, ठीक है। इसको भी मैं करता हूँ कैरेक्टर पॉइंटर, ठीक है, ओके, सिंपल। अब यहाँ पे क्या होगा, रन किया चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये था केस। अब देखो यहाँ पे इशू क्या आया कैरेक्टर पॉइंटर का। देखो अब वो तो आपके पास था कैरेक्टर अरे का, ये आया आपके पास इशू कैरेक्टर पॉइंटर का। तो जब भी आपने कैरेक्टर पॉइंटर को यूज़ करना है, आप लोगों ने सिंपल अगर असाइनमेंट की है तो उस केस में ये कुछ अजीब बिहेवियर आपको दिखाएगा। लेकिन अगर इन केस आप लोग strcpy करते हो, strcpy करते हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी ये अजीब ही बिहेवियर करेगा। ये देखो अब तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने कहा अब देखो एक और चीज़ मैंने पढ़ाई थी आपको कि जब आप लोग पॉइंटर डिक्लेयर करते हो, अगर आप लोगों ने उसमें कोई भी एड्रेस नहीं रखना तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आप लोगों ने क्या देना है, उसको नल दे देना है। क्या दे देना है, str इज इक्वल टू नल दे देना उसको, ठीक है, नल दे देना है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में दोबारा वही बिहेवियर करेगा। अब मेन बिहेवियर इसका मसला कहाँ आ रहा है, मेन मसला इसका यहाँ पे आ रहा है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, strcpy कर रहे हो। अब वो क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर है, उसके लिए हमें मेमोरी एलोकेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले इशू ये आ गया, सबसे पहला इशू ये आ गया। दूसरा इशू इसका क्या आएगा वो बताता हूँ आपको। फिलहाल अभी के लिए दोबारा आओ यहाँ पे str, इसको मैंने कहा 30 और दोबारा मैंने ये strcpy ले लिया, इसको नल को दोबारा लिख दिया ऐसे, इसको दोबारा कमेंट कर दिया, ठीक है। और दोबारा मैंने यहाँ पे ये लिया और ये इसको रन किया तो ये चल रहा है बिल्कुल ठीक ठाक। मैं समझाता हूँ, मैं दोबारा वहीं पे आता हूँ। ये देखो ये चल रहा है। अब देखो एक हमारे पास यहाँ पे इशू है, वो है जी सेल्फ असाइनमेंट का। सेल्फ असाइनमेंट बोलते हैं कि उसी ऑब्जेक्ट को उसी ऑब्जेक्ट को उसी की वैल्यू असाइन कर दो। फॉर एग्जांपल S1 में जो वैल्यू पड़ी मैंने S1 को ही S1 की वैल्यू असाइन कर दी। तो इस केस में ये बिल्कुल ठीक चलेगा, इस केस में ये बिल्कुल ठीक चाहिए। देखो S1 को दोबारा उसी की वैल्यू मिल गई S1 की, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ है, ये देखो ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ है, और आप लोगों ने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की है कंस्ट्रक्टर के अंदर या
उसको डी एलोकेट किया है डिस्ट्रक्टर के अंदर, तो वहाँ पे इशू आने हैं। क्या इशू आने हैं? फिलहाल अभी के लिए इसको यहाँ पे S2 ही दो, मैं समझाता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा अब यहाँ पे आप लोग लो जी कैरेक्टर पॉइंटर को लो, कैरेक्टर पॉइंटर को लो, ठीक है। और मैंने कहा strcpy को कमेंट कर दो, str को नल कर दो, और इसको भी कमेंट कर दो, और इसको ये s प्रोवाइड कर दो, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा, मैंने इस ऑपरेटर को भी यहाँ पे फिलहाल अभी के लिए कमेंट आउट कर दिया, ठीक है, कमेंट आउट कर दिया। मैंने रन किया, इश्यू आने हैं, बहुत सारे इश्यू आने हैं आपके सामने, ठीक है। लेकिन अब देखो ऑपरेटर ओवरलोड किए बगैर ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसमें कोई इशू नहीं आ रहा। लेकिन देखो अब देखो, मैं जैसे इसको S1 प्रोवाइड करता हूँ, उस केस में भी इसने बिल्कुल ठीक चलना है, सेल्फ असाइनमेंट इशू नहीं आना, ठीक है, बिल्कुल ठीक चलना है, ओके। लेकिन मैं जैसे ही ऑपरेटर को ओवरलोड करूँगा ना, तो उस केस में इसको इश्यूज आने हैं, ठीक है। दोबारा देखो, अब ओवरलोड में यहाँ पे मैंने जो strcpy फंक्शन लिखा हुआ ना, इसको हटा के अब मैं लिखता हूँ जी सिंपल असाइनमेंट को। मैंने कहा str में रखो किसको, राइट हैंड ऑपरेंड के str को। तो इस केस में क्या होगा, क्या ये सही चला पाएगा? चला रहा है, ठीक है, चला रहा है। मसला कहाँ पे आ रहा है, strcpy फंक्शन ये कब यूज होना है, बहुत गौर से समझना, ये कब यूज होना है, जब आप डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करवाओगे इस पॉइंटर के लिए। अदरवाइज ये सिंपल असाइनमेंट से भी हो जाता है। वो था, वो किससे नहीं हो रहा था, वो आपका कैरेक्टर अरेज के थ्रू नहीं हो रहा था, इसलिए आपको strcpy फंक्शन को लगाना पड़ रहा था। लेकिन आप लोग क्या करो, आप सिंपल असाइनमेंट से भी इसको कर सकते हो। ये देखो सिंपल असाइनमेंट से ये हमारे पास इशू कर रहा था, ये कब हमारे पास काम आएगा, और ये कब इशू करेगा, ये आपका इशू करेगा, ये जो असाइनमेंट वाला ये इशू करेगा आपका डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के ऊपर के टाइम के ऊपर। अब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आपको मैंने पढ़ाई है लेक्चर नंबर 28 में, न्यू ऑपरेटर डिलीट ऑपरेटर पढ़ाया है ना, तो अब उसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने कहा इसको नल ही रहने दो, ठीक है। अब मैंने कहा नल रहने के बाद मैंने कहा यहाँ पे इसको फिलहाल इसको कमेंट आउट कर दो, ठीक है, कमेंट आउट कर दो। तो मैंने कहा डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट यहाँ पे करवाओ, किसके लिए करवानी है, इसके लिए करवानी, क्योंकि ये पॉइंटर है ना। तो मैंने कहा str इज इक्वल टू न्यू कैर राइट, मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने कहा इसके लिए जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करनी है ना आपने, वो लिखो फॉर एग्जांपल 50 मेमोरी एलोकेट हो गई। मेमोरी एलोकेट होने के बाद यहाँ पे आप लोग क्या करो, अब यहाँ पे आप लोग ये strcpy फंक्शन यूज़ कर लो। लेकिन मैं अब यहाँ पे देखना, इसको मैं यहाँ पे s प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और इसी तरह मैं यहाँ पे गया, मैंने मेमोरी एलोकेट कर ली, ठीक है। और इसी तरह मैंने यहाँ पे अब जो असाइनमेंट करनी है, असाइनमेंट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी, ठीक है, मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। अब उसको करने से पहले मैं यहाँ पे ना एक फंक्शन लूँगा जो मुझे लेंथ रिटर्न करेगा, इंट लेंथ, ठीक है, लेंथ। अब लेंथ कैसे रिटर्न करनी है इसकी कि जितने मतलब कैरेक्टर्स यूज़र ने नीचे से भेजे हैं, स्ट्रिंग भेजी है, उसकी लेंथ बताओ कि इसमें कितने कैरेक्टर्स, वो कैसे पॉसिबल है। तो सिंपल आप लोगों को लिखना है, आपको अगर याद हो, रिटर्न strlen राइट, स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है हमारे पास, जो हमारे पास str है ना हमारी क्लास का, उसकी लेंथ निकालो, नीचे से हमें जितनी भी स्ट्रिंग मिले उसकी लेंथ निकालो, उसके अकॉर्डिंगली हमने काम करना है। वो कैसे होना है बताता हूँ आपको। उसकी लेंथ निकाल के हम असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर इसको यूज़ कर रहे होंगे। अब देखो एक और चीज़, अब हमने यहाँ पे ये जो है ना, हमने जो ऑपरेटर ओवरलोड किया है, इसके लिए जब हमने ऑपरेटर ओवरलोड किया है, इसके लिए हमें अलग से मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगी, बफर पॉइंटर की, बफर पॉइंटर कह रहा हूँ, स्ट्रिंग पॉइंटर की, स्ट्रिंग str पॉइंटर की ना, मुझे अलग से मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगी। तो जब अब इसके लिए अलग से करनी पड़ेगी, मैंने उसके लिए पहले से भी मेमोरी एलोकेट की हुई है, तो इस तरह कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल ये देखो str देखो न्यू कैर, अब मुझे जो मेमोरी एलोकेट करनी है वो मुझे यूज़र से नीचे जितना, मतलब ये देखो यूज़र नीचे से असाइनमेंट करेगा ना, यहाँ पे असाइनमेंट करेगा, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंगली मैंने इसकी क्या करनी है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करनी है। तो मैं कैसे करूँगा, मैंने कहा एक लेंथ का वेरिएबल बुलाऊँ, लेंथ या len के नाम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है लेंथ का, राइट, उसमें क्या करो, इसको कॉल कर लो, लेंथ को कॉल कर लो। अब नीचे से यूज़र भेज रहा है किसमें, str में, इसमें भेज रहा है, वो इसको मिला हुआ है, वो मिला हुआ है, जैसे वो इसके अंदर जा रहा है और इसके अकॉर्डिंगली वो इसकी मेमोरी एलोकेट करवा रहा है, ठीक है।
अब यहाँ से नीचे यूज़र फॉर एग्जांपल ये उसने स्ट्रिंग भेजी है ना असाइनमेंट के टाइम के ऊपर S1 भेजा उसने, तो उस केस में क्या, अब मैं S2 अभी के लिए रखो, S1 बाद में बताऊँगा, ठीक है। S2 भेजा अभी, राइट, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे मैं कहूँगा कि उस केस में यहाँ पे जो अब मैंने उसकी लेंथ निकाल ली है, देखो str की लेंथ निकाल ली, अब उस लेंथ के अकॉर्डिंगली इसकी मेमोरी एलोकेट कर लो, ठीक है, मेमोरी एलोकेट कर लो। अब मैंने कहा मेमोरी एलोकेट कर ली है ना, तो मैंने कहा मेमोरी एलोकेट करो। अब आपको याद हो लास्ट पे हमारे पास क्या होता है, कैरेक्टर अरे में या कैरेक्टर पॉइंटर में लास्ट में हमारे पास नल कैरेक्टर होता है ना। मैं चाहता हूँ वो नल कैरेक्टर ना आए, तो मैंने यहाँ पे +1 लिख देना है, ठीक है। अब जितनी वो लेंथ इंक्लूड करेगा उसके और +1 वो जो नल कैरेक्टर का वो नहीं आएगा, ठीक है, ओके, +1 लिखने से वो नहीं आएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो मैंने ये कर लिया हुआ है। अब देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर मैं इस केस में इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, क्या ये सही सक्सेसफुली चलेगा, ये देखो चल रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक अजीब काम कर रहे हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे तो ये यूज़ कर लिया ना, असाइनमेंट यूज़ कर लिया हुआ है, ये इस केस में इशू नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे strcpy को यूज़ करता हूँ, मैंने कहा strcpy करो, उसमें रख दो str और उसमें रख दो राइट हैंड साइड ऑपरेंड का str, उसमें ये रख दो। इस केस में ये इशू क्रिएट कर सकता है, ठीक है। वो क्या इशू होगा, वो तब होगा जब आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर के अंदर भी strcpy फंक्शन को यूज़ किया होगा। कहाँ पे, कंस्ट्रक्टर के अंदर। यहाँ पे इसको हटाता हूँ, मैंने कहा strcpy फंक्शन को यूज़ करो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, ओके। अब वो इशू क्या होगा, वो इशू होगा हमारे पास सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम का। यहाँ पे देखो मैं इसको इसी की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक मेमोरी लीक का इशू आता है। वो क्या होता है कि हम उसी वेरिएबल के अंदर दोबारा मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ उसको एलोकेट, उस जो पहले मैंने मेमोरी एलोकेट की थी ना इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, उसको डी एलोकेट करो। क्या करो, डी एलोकेट करो। तो डी एलोकेट कैसे करना है, मैंने कहा डिलीट कर दो str को, पहले डी एलोकेट करो, अब नई से मेमोरी उसकी एलोकेट करवाओ, ठीक है, और उसमें साइन करवा दो। अब यहाँ पे देखो मैंने इसको साइन किया है, उसका अपना ऑब्जेक्ट इसको असाइन किया है। इस केस में आपके पास अगर आप इसको रन करते हो तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, या तो आपके पास गार्बेज वैल्यू आ जाएगी या तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब S1 में तो कुछ पड़ा हुआ था, क्या पड़ा हुआ था S1 में, S1 में पड़ा हुआ था दिस इज फर्स्ट स्ट्रिंग। लेकिन जैसे मैंने इसको असाइन किया, S1 को ही असाइन किया, तो उस केस में क्या आया, उस केस में भाई इसने मुझे क्या निकाल दिया, उस केस में इसने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी। एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों दे दी, क्योंकि S1 में गार्बेज वैल्यू जा चुकी है। गार्बेज वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, ठीक है, रन करता हूँ, S1 में कुछ और पड़ा हुआ है और S1 को ही मैं S1 असाइन कर रहा हूँ, तो वो वहाँ पे इसको पिक नहीं कर रहा, या तो इसमें गार्बेज वैल्यू आएगी या फिर कुछ भी पिक नहीं करेगा, ओके। तो ये तो केस था भाई हमारे पास वॉइड रिटर्न टाइप के केस में। अब वॉइड का आपको नुकसान क्या है, आप इसको एक से ज़्यादा वैल्यू साइन नहीं कर सकते, आपको मैं बता चुका हूँ, कास्केडिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम इसका जो रिटर्न टाइप लिखते हैं ना, वो क्या लिखते होते हैं, स्ट्रिंग लिखते होते हैं, राइट, स्ट्रिंग रेफरेंस, राइट, रेफरेंस क्या, रेफरेंस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड। तो मैं इसकी रिटर्न टाइप चेंज करूँगा स्ट्रिंग रेफरेंस, ठीक है, ओके। दोबारा देखो मैंने अब इस केस में इसको रन किया तो मेरे पास क्या आया, चल रहा है, ठीक है। अब देखो S1 को कुछ मिल नहीं रहा भाई, S1 को कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। वो कैसे पॉसिबल है कि S1 को कुछ मिले, मैं कहूँगा इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई कि अगर आपका दिस पॉइंटर, अब दिस पॉइंटर क्या है समझाता हूँ। दिस पॉइंटर आपको मैंने बताया हुआ 26-27 में, दिस पॉइंटर बोलते हैं कि इस वक्त आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू जो फंक्शन कॉल कर रहा है ना, वहाँ पे दिस पॉइंटर पड़ा होता है। दिस पॉइंटर कहाँ पड़ा होता है, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फंक्शन कॉल हो रहा है। मैंने कहा S1 डॉट ऑपरेटर, ऑपरेटर कॉल करो। अब ये चीज़ आप कर सकते हो, S2 इसको साइन कर दो, ठीक है। ये आप 304 में करोगे एडवांस लेवल पे, लेकिन आपको बता रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि अब जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फंक्शन कॉल हो रहा है ना, उस ऑब्जेक्ट को ये दिस पॉइंटर रेफर कर रहा होता है, ठीक है।
उस ऑब्जेक्ट को ये दिस पॉइंटर रेफर कर रहा था। मैंने S1 में ही S1 को रख दिया, S1 में S1 को रखा, ये कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा मेरे पास, ठीक है। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैंने कहा ये क्या है जी, सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम है। मैंने S1 में ही S1 को रखा हुआ है, या फिर मैं ऐसे करता हूँ S2 में रखता हूँ S2 को, ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ S2 की वैल्यू। उस केस में क्या होगा, उस केस में उसको भी कुछ नहीं मिलेगा, या फिर उसको गार्बेज वैल्यू मिल जाएगी। ये देखो क्या मिलेगी, गार्बेज वैल्यू, ठीक है। इसको मैंने कहा S2, या तो कुछ नहीं मिलेगा या तो उसको गार्बेज वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये कब हुआ, जब आप लोगों ने ऑपरेटर ओवरलोड किया असाइनमेंट का, और आप लोगों ने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की कंस्ट्रक्टर्स के अंदर, और उस असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर भी आप लोगों ने पिछली मेमोरी को डी एलोकेट करवाया। डी एलोकेट करवाने के बाद आप लोगों ने दोबारा उसके लिए एक अलग से मेमोरी एलोकेट की, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। उस केस में हमें ये प्रॉब्लम मिल रही है कि हम उसकी अपनी वैल्यू ही उसको असाइन नहीं कर सकते। वो क्या है, क्योंकि इसकी अलग से मेमोरी एलोकेट हुई है और इसकी अलग से मेमोरी एलोकेट हुई है। आपको पता है कि आपके असाइनमेंट ऑपरेटर के इस साइड पे राइट हैंड साइड वैल्यू होती है और इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू होती है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को ही लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जब आप में असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर भी आप लोगों ने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की हुई है और कंस्ट्रक्टर के अंदर भी की हुई है, तो वहाँ पे इशू आ रहा है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करना है, मैं आपको दिस पॉइंटर पढ़ा चुका हूँ। दिस पॉइंटर क्या करता है कि जिस फंक्शन के ऊपर आप उस फंक्शन को कॉल करें, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर दिस पॉइंटर उसको रेफर कर रहा होता है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, ये फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है ना, उस ऑब्जेक्ट को दिस पॉइंटर रेफर कर रहा होता है। इतनी बात बस अभी के लिए समझ लो, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास वही इशू आ रहा है सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम का, कि आप इसमें गार्बेज वैल्यू दे रहे हो। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इसकी रिटर्न टाइप चेक करनी है, स्ट्रिंग रेफरेंस, वॉइड नहीं रखनी, स्ट्रिंग रेफरेंस करनी है। इसको हटाता हूँ, ये फजूल लिखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग रेफरेंस करनी है। अब आप लोगों ने एक कंडीशन लगानी है यहाँ पे, वो कंडीशन क्या होगी, आप लोगों ने कहना है कि अगर मेरा इफ मेरा जो दिस पॉइंटर है जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फंक्शन कॉल हो रहा है, अगर वो बराबर है इस ऑब्जेक्ट के बराबर है, इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस देना इसको बराबर है, तो क्या करवा दो, रिटर्न स्टैरिक्स दिस करवा दो, ठीक है। रिटर्न स्टैरिक्स दिस करवा दो, मतलब यही पॉइंटर उसको डी रेफरेंस करके रिटर्न कर दो अगर ये दोनों बराबर है। मतलब जब बराबर कब है, ये देखो ये दोनों बराबर है ना, S2 इज इक्वल टू S2, दोनों बराबर है। मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड ओपरेंड जिसके थ्रू ये फंक्शन कॉल हो रहा है दिस पॉइंटर के थ्रू, ये इक्वल है राइट हैंड साइड ऑपरेंड के, तब आप क्या करो, इसी पॉइंटर को डी रेफरेंस करके रिटर्न करवा दो। एल्स आप लोग ये काम करो, ठीक है। रन किया, अब इस केस में आपके पास सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके पास बिल्कुल S2 में जो पड़ा हुआ था वही इसको साइन हो जाएगा। दोबारा समझो, आप एक तो आप ये काम कर सकते हो, दूसरा आप क्या काम कर सकते हो, दूसरा आप काम एक और कर सकते हो, वो क्या है, आपने कहना है इफ अगर मेरा दिस बराबर नहीं है ये राइट हैंड साइड ऑपरेंड के रेफरेंस पे, तब क्या करो, उस केस में ही आप इसकी मेमोरी एलोकेशन करो, उस केस में ही मेमोरी एलोकेशन करो। अदरवाइज ये इक्वल है तो हम क्या करें, अगर तो इफ कंडीशन ट्रू है तो ही सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सेल्फ असाइनमेंट है, वही वैल्यू इसको मिल रही है, तो हम उसको सिंपल कहेंगे रिटर्न करवा दो स्टैरिक्स दिस, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता दी, ओके जी, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये अच्छे से समझ लग गई होगी कि हम क्या कर रहे हैं, दिस सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हो आप, S2 इज इक्वल टू S2 भी लिख सकते हो, S1 इज इक्वल टू S1 लिखो, तो यहाँ पे दोबारा आपको ना S1 इज इक्वल टू S1 लिख के दिखाया जाता है। मैंने कहा S1 इज इक्वल टू S1, यहाँ पे डिस्प्ले करो S1 को, तो यहाँ पे देखो अब S1 की भी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जैसे पहले केस में हमारे पास नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे क्या हो गया, वो तैमूर की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम खत्म होगी। कब आती है सेल्फ असाइनमेंट, जब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करवाते हो, कंस्ट्रक्टर के अंदर strcpy फंक्शन यूज़ करते हो, और असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग के टाइम के ऊपर भी आप लोग strcpy फंक्शन यूज़ करते हो, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करवाते हो, उस केस में आपके पास सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम आती है। फिर वो सॉल्यूशन क्या है, सिर्फ इफ कंडीशन लगाओ, वहाँ पे कहो कि अगर मेरे पास जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फंक्शन कॉल हो रहा है ये बराबर नहीं है राइट हैंड साइड ऑपरेंड के, तब ही ये काम करो, तब ही उसके लिए मेमोरी एलोकेशन करवाओ।
मेरे करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर ये फंक्शन कॉल हो रहा है उसके लिए अगर ये सेल्फ असाइनमेंट है तो सिंपल आप रिटर्न स्टैटिक्स दिस करवा दो। दूसरा किस क्या बताया, इक्वल इक्वल है तो रिटर्न स्टैटिक्स दिस से करवा दो। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। ठीक है, ओके जी। अच्छा, अब हम आते हैं इधर। तो मैंने आपको पढ़ा दिया असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना, दिस पॉइंटर सेल्फ असाइनमेंट पढ़ा दिया और रिटर्न भी करवा दिया दिस पॉइंटर फंक्शन के थ्रू। और लास्ट हमारे पास जो फंक्शन जो टॉपिक बचा हुआ है कन्वर्जेंस, अभी पढ़ते हैं इसको। उसके अलावा मैंने आपको बताया इसकी रिटर्न टाइप हमने रखी है। अब क्या रखी है इसकी रिटर्न टाइप, स्ट्रिंग रेफरेंस। रेफरेंस क्यों रखी है, ताकि हम इसको असाइन करवा सकें। ठीक है, अब मैं आप वॉइड के केस में आप ये काम नहीं कर पा रहे थे, अब इसके केस में आप ये काम कर सकते हो। उसमें S1 में S1 में पहले S2 रखो और S2 जो इसको मिला वो S1 को दोबारा दे दो। तो S2 में अब इस टाइम क्या पड़ा हुआ है, दिस इज स्ट्रिंग। तो अब अगर हम यहाँ पे S1 को प्रिंट करते हैं तो इसके अंदर भी दिस इज स्ट्रिंग आएगा। ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। वॉइड के केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, इस केस में ये पॉसिबल है। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये अच्छे से समझ लग गई होगी। आपकी बुक के ऊपर भी यही आपको करके दिखा दिया, ये देखो आपको यही करके दिखा दिया। अब जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, दिस पॉइंटर क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है। ये देखो आपको ये करके दिखाया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बफर नाम रखा, मैंने आपको यहाँ पे कोई और नाम रख के दिखा दिया। ये देखो उन्होंने फिर रिटर्न करवाया strlen बफर को। यहाँ पे उन्होंने कॉन्स्ट क्यों किया हुआ है, कॉन्स्ट आपको पता है वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। ये आपको ना डिटेल से पढ़ाया है CS 304 में, इतना इसको पढ़ने की जरूरत नहीं कॉन्स्ट को, वो आपको इंशाल्लाह 304 में पढ़ाऊंगा। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड किया। उसके लिए पहले मैंने पिछले कैरेक्टर पॉइंटर की मेमोरी को डीएलोकेट किया और नए से उसकी मेमोरी एलोकेट करवा के उसको साइन करवा दिया। ओके, उसके बाद सर ने ये देखो माई स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद सर ने आपको बताया इसमें एक प्रॉब्लम आती है, वो क्या है, दिस पॉइंटर पढ़ाया। दिस पॉइंटर आपको बताया मैंने को क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इसको ना कुछ इस तरह भी कर सकते हो, स्टैटिक्स दिस डॉट BUF इस तरह कर लो या फिर इस तरह कर लो। मैंने आपको सारा पढ़ाया उधर लेक्चर नंबर 26-27 में। सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। वो क्या प्रॉब्लम, ये देखो सर ने कहा इफ दिस इज इक्वल टू अदर तो रिटर्न करवा दो। रिटर्न इन केस ऑफ वॉइड, वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं करता, सिर्फ आप रिटर्न लिख सकते हो वहाँ पे। मैं आपको फंक्शंस में पढ़ा चुका हूँ ये। ठीक है, रिटर्न करवा दो और अगर ये बराबर हैं और यहाँ पे उसके अलग से मेमोरी एलोकेट करवाओ, पहले उसको डिलीट करो पिछले को। ठीक है, जो आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद रिटर्निंग दिस पॉइंटर फ्रॉम अ फंक्शन। अब दिस पॉइंटर रिटर्न करना तो मैं उसके स्ट्रिंग रेफरेंस के थ्रू ही रिटर्न करूँगा। तो मैंने कहा अगर ये बराबर हैं तो रिटर्न करवा दो, जैसे आपको मैंने पढ़ाया। अगर बराबर नहीं है तो उसकी मेमोरी को एलोकेट कर लो और रिटर्न स्टैटिक्स दिस करवा दो, ताकि क्योंकि हमने फंक्शन में कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। उसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, अब क्लास की रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग है, तो उसमें मैंने स्टैटिक्स दिस के रिटर्न करवाना है। ठीक है, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सर ने आपको पढ़ाया कि हमारे पास जो इसकी रिटर्न टाइप है वो वॉइड है, हम इसमें ये काम नहीं कर सकते। अब कर सकते हैं क्योंकि अब हमने इसको चेंज कर दिया है स्ट्रिंग में। अब ये देखो जैसे आपको पढ़ाया था ना सर ने कि हम सी आउट में लिखते हैं, ए को भी प्रिंट करो, बी को भी, सी को भी प्रिंट करो। इसी तरह ये कास्केडिंग हम स्ट्रिंग मतलब क्लास की रिटर्न टाइप के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। वॉइड में ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ओके जी। उसके बाद सर ने आपको बताया कि हमने डेट क्लास के अंदर ये चीज़ बनाई थी, उसमें भी हम रिटर्न करवाते हैं स्टैटिक्स दिस। ठीक है, हमने वहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोड किया था प्लस इक्वल टू का। ये मैंने आपको प्रोग्राम करवाया तो नहीं, लेकिन ये कुछ इस तरह का यूज़ हो रहा है, हम इंशाल्लाह करेंगे, अलग सीरीज़ बनाऊंगा इसकी। ठीक है, ओके। उसके बाद ये कन्वर्जन का टॉपिक है। अच्छा, इसमें कहता है कि हमारे पास बोथ C एंड C++ हैव सेट ऑफ रूल्स फॉर कन्वर्टिंग वन टाइप टू अनदर। C और C++ के अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसमें हम एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर नंबर 19 या 16 सॉरी लिया है ना, तो उसमें हम 17 में हमने क्या किया था, कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे थे, राइट। तो वो कुछ इस तरह करके हम कर रहे थे। दीज रूल्स आर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कब कब यूज होते हैं, when assigning a value, for example, if you assign an integer to a variable of type long, the compiler converts the integer to a long। अब यहाँ पे देखो, इसको समझाता हूँ आपको। सबसे पहले इसको मैं यहाँ से ना ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से इतना ख़त्म कर दिया मैंने यहाँ से, और मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है फ्लोट, उसका नाम है f, उसमें बड़ा हुआ है 3.5। ठीक है, उसके बाद मेरे पास इंटीजर है x इज इक्वल टू, मैंने x में रख दिया है f को। अब क्या होगा, अब इंटीजर को असाइन कर दिया मैंने फ्लोट। इंटीजर क्या करता है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को ख़त्म कर देता है। मैंने सी आउट किया एक्स को प्रिंट किया, तो वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो जाएगी।
पॉइंट के बाद वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी, 3 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह करके होता है हमारे पास। ये क्या कर रहा है, ये मतलब फ्लोट को कन्वर्ट कर रहा है, फ्लोट हमने असाइन कर दिया इंटीजर को। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसने बात की कि इन केस ऑफ असाइनमेंट हम ये काम कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन कब होती है, when performing an arithmetic operation, for example if you add an integer to a floating point value, the compiler converts the integer to float before it performs the addition. एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है, अब यहाँ पे मैंने कहा सी आउट, मैंने कहा 5.6 + 5। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये फ्लोट और इंटीजर को ऐड कर रहा हूँ, लेकिन ये हमें आंसर देगा फ्लोट में। ये देखो 10.6। ठीक है, मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। मैंने क्या पढ़ाया था, इंटीजर के अगर हम इंटीजर है हमारे पास और इसको हम ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं इंटीजर के साथ, तो उसके आउटपुट में क्या आता है, आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास, इंट ही आएगा। अगर इंटीजर है और ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं फ्लोट के दरमियान, इंटीजर और फ्लोट के दरमियान, तो आउटपुट किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। इस तरह करके ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, अगर आप ऑपरेटर्स को याद हो आपको, लेक्चर नंबर 4 या 5 आई गेस। ठीक है, उसके बाद कहता है व्हेन पासिंग एन आर्गुमेंट टू अ फंक्शन, फॉर एग्जांपल इफ यू पास एन इंटीजर टू अ फंक्शन दैट एक्सपेक्ट्स अ लॉन्ग, फॉर एग्जांपल आप इसको पास करते हो, एक फंक्शन में पास करते हो, वहाँ पे आप एज अ लॉन्ग पैरामीटर पास कर रहे हो, तो आपका इंटीजर लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कहता है व्हेन रिटर्निंग अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन, हम फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू रिटर्न फ्लोट फ्रॉम अ फंक्शन दैट हैज़ डबल एज इट्स रिटर्न टाइप, आपकी रिटर्न टाइप क्या है, डबल है फंक्शन की, लेकिन वहाँ से आप फ्लोट को रिटर्न कर रहे हो, उस केस में भी ये पॉसिबल हो जाता होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है कन्वर्जन बाय कंस्ट्रक्टर। ये हम कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू फंक्शन, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखा था फ्लोट f = 3.5 और मैंने यहाँ पे इंट x = f लिखा था, राइट। अब ये जो है ना f, इसमें पड़ा हुआ है 3.5। अब ये चीज़ आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हो, वो आप खुद ट्राई करना। ठीक है, ओके। इतना मुश्किल नहीं है, पढ़ा दूँ, लेकिन यार लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं भी नहीं चाहता यार लंबी लंबी वीडियोस बने, आगे बहुत बहुत लंबे हमारे प्रोग्राम्स बन रहे हैं माशाल्लाह से। ये इन्होंने थोड़ी डिफ़िकल्ट एग्जांपल दी है, ये आप लोग ना भी करो तो कोई इतना ख़ास नहीं है, और ना इतना कोई पेपर में इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।